हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बिटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की अध्याय 6 जिसका नाम है क्रमिक संख्या व द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से यहाँ कोई तात्पर्य की नहीं है कि इसको हमें पढ़ना है, क्योंकि द्विघात समीकरण तो हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है क्रमिक संख्या, लेकिन क्रमिक संख्या की जो उत्पत्ति होती है वो द्विघात समीकरण से ही आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्रमिक संख्या व द्विघात समीकरण है। अब कैसे, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। क्रमिक संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जो कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को एक साथ मिलाकर लिखी जाती हैं, उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या, यानी कि कंपाउंड नंबर्स। अब ये कंपाउंड नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है। पिछली वाली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया है, सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने आपसे बातें की है, काल्पनिक संख्याओं के बारे में कभी बात नहीं की है। मैंने परिमेय अपरिमेय सब बताया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में ही बात की है। आज हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। एक मिनट, ये आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ लिखिए। सबसे पहले हमें इन टॉपिक्स पर पढ़ना है और उसके बाद से आपकी प्रश्नावली के जो आपका 6.1 होंगे सभी क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। 5.1 के सभी क्वेश्चंस। तो चलिए हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में। ओके, हम पढ़ने वाले हैं, सबसे इसमें का पहला पढ़ रहे हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ये सम्मिश्र संख्या क्या होती है? तो मैंने आपसे कहा कि ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को एक साथ लिखते हैं सम्मिश्र संख्या कहलाते हैं। सम्मिश्र संख्या को हमेशा जेड से निरूपित किया जाता है। हाँ, जेड से ही निरूपित किया जाता है सम्मिश्र संख्या को, इतना समझ लीजिए। अगर आपको पास जैसे अगर मैं आपको लिखूँ यहाँ पे जेड, इसका मतलब वो है सम्मिश्र संख्या, और ये बराबर होता है a प्लस आई बी। अब यहाँ आप कहेंगे a प्लस आई बी, ये क्या लिख रहे हैं? तो ये दो नंबर्स हैं, a भी आपका नंबर्स है, b भी आपके नंबर्स है। यहाँ जो i लिखा गया है वो i ये डिनोट करता है कि i के साथ, यानी कि i के साथ लिखा गया नंबर्स वो आपके काल्पनिक नंबर होंगे, और जो a होगा वो आपका अकेला a है ना, ये आपका वास्तविक नंबर होगा। याद रखिएगा, ए आपका वास्तविक नंबर है, आई के साथ जो लिखा गया है कोफिशिएंट, यानी कि बी का कोफिशिएंट आई है, और आई के साथ जो भी नंबर्स लिखा जाएगा वो हमेशा और हमेशा काल्पनिक नंबर होंगे। अब आप कहेंगे ये काल्पनिक नंबर कैसे होंगे? हाँ, काल्पनिक नंबर होंगे। अभी इसका थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूँ, वेयर ए जो होगा वास्तविक नंबर होंगे, ओके, और जो आपका बी होगा वो आपके काल्पनिक होंगे। ऐसी बात नहीं है कि बी, जहां आई के साथ जो भी नंबर्स लिखा रहेगा उस नंबर्स को हम लोग काल्पनिक बोलेंगे। मैंने आपसे कहा कि जो आपकी सम्मिश्र संख्या होती है वो दो चर वाला नहीं, वो जो होती है समीकरण से उत्पन्न होती है। कैसे? यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे पास एक बात कहूँ कि एक समीकरण ले रहे हैं जिसका है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो चूंकि यह द्विघात समीकरण है तो इसके दो शून्यक होंगे, दो हल होंगे, या आप कह सकते हैं कि इसके दो क्या गुणनखंड होंगे। इसके दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? तो आपका हो जाएगा x प्लस 3 जब आप इसे सॉल्व करेंगे, और एक होगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0, और जिसका अब हल कर देखा जाए तो -3 और -2 होते हैं। इस प्रकार ये जो नंबर्स आते हैं वो वास्तविक संख्याएं आते हैं, यानी कि एक का जो भी मान होगा एक वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। मैं एक और समीकरण की बात कर रहा हूँ और फिर वहाँ से देख रहे हैं कि वो उससे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा समीकरण है, यहाँ पर देखिए x² प्लस 2 इक्वल टू 0। ये भी तो आपका द्विघात समीकरण है, कह सकते हैं द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात इसका 2 है, तो इसके भी दो गुणनखंड निकलेंगे। ओके, तो इसके भी कितने? दो आपका हल निकलेंगे। दो हल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं मेरा। देखिए आप यहाँ से अगर हम कर सकते हैं तो ये हो जाएगा x² बराबर -2 लिख सकते हैं, और यहाँ से जब x का मान फाइंड आउट करेंगे तो होगा प्लस माइनस रूट में -2। ये देखिए, रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर्स है और वो नंबर्स पॉजिटिव हो तो या तो वो वास्तविक हो सकता है, वास्तविक होंगे, या वास्तविक में देखा जाए तो वो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। लेकिन रूट के अंदर जो अगर वैल्यू, कोई भी वैल्यू निगेटिव है तो वो निगेटिव वैल्यू चाहे कोई भी नंबर्स है, चाहे आपका -4 हो, -60 हो, -25 हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। रूट यानी कि कड़ाई के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर्स है तो उन नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो आपके काल्पनिक होते हैं, क्योंकि इसका मान हमें फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो फिर इन काल्पनिक मानों को अगर हमें लिखना हो, दर्शाना हो, तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे? तो हम उसे दर्शाते हैं इस आई के माध्यम से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में आयोटा के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो आयोटा जो होता है वो काल्पनिक संख्याओं को दर्शाने का काम आता है। अब कैसे काल्पनिक संख्याओं को दर्शाने का काम आता है? तो यहाँ देखिए प्लस माइनस रूट के अंदर है -2, ठीक है ना। अब हम देखिए यहाँ से तो चाहें तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर
प्लस माइनस ये क्या होगा √2 और गुणे -1 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस ये आपका रूट में 2 और यहाँ से रूट में हो जाएगा -1, ठीक है ना। आयोटा का जो मान होता है वो हमेशा होता है -1, याद रखिएगा। अब अगर हमें इसे दर्शाना हो तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस रूट में 2 और आयोटा। आयोटा का मान होता है सिर्फ -1 होता है। अगर -1 आयोटा का मान कितना होता है -1 होता है, इतना याद रखिए -1 होता है। अगर आपके पास कहीं भी ऐसा लिखा जाए कि रूट में -1 इसका मतलब हो जाएगा आयोटा, ठीक है, ओके। चलिए अगर हम यहाँ से आयोटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना चाहें, इसका मतलब आयोटा का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर रूट में -1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और ये हो जाएगा -1, ओके, ठीक है, सिंपल है। तो रूट में यहाँ से स्क्वायर हमने किया, इसका मतलब आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो गया। आयोटा का मान कितना होता है रूट में -1 होता है, आयोटा स्क्वायर इसका मतलब हो गया कितना -1। अगर हम आयोटा का क्यू करें, कितना आयोटा का क्यू, इसका मतलब ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और गुणे आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 और आयोटा का मान कितना होता है रूट में -1, सिंपल है। तो आयोटा क्यू का मान आप याद कर सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आप समझ गए ना, इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस रूट में 2 आयोटा लिख सकते हैं, इतना काफ़ी है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैसे दो चर वाले क्या था आपका द्विघात समीकरण से आपका कैसे सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं ये आपने अच्छे से देख लिया है, ओके। चलिए तो सम्मिश्र संख्या मैंने आपसे बता दिया कि सम्मिश्र संख्या ये क्या है। सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ना। सम्मिश्र संख्या का मतलब ऐसे संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को एक साथ लेकर लिखी जाती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। इसे हमेशा z से निरूपित करते हैं और z बराबर होता है a प्लस आई बी, यानी कि ये आपका a जो होता है वास्तविक संख्या होता है, b जो होता है यानी कि i के साथ जो भी लिखा रहेगा, i के साथ जो भी लिखा रहेगा उसको हम लोग हमेशा और हमेशा काल्पनिक संख्या मानेंगे। i को हम लोग i को आयोटा के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए आयोटा का मान कितना होता है, यानी कि ये मैंने आपसे बताया, क्या बताया है कि रूट के अंदर अगर -1 हो तो उसका मान हो जाता है आयोटा आई। सिंपल है, कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ से या हम ऐसे भी कर सकते हैं, आई इसको हम लिख सकते हैं, हम इसका स्क्वायर करें आयोटा स्क्वायर तो ये हो जाएगा रूट में -1 और गुणे रूट में -1, ठीक है ना। इसका मतलब स्क्वायर करें ना, तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा आपके पास -1। तो आयोटा का मान हो गया -1, आयोटा स्क्वायर का मान हो गया आयोटा का मान हो गया रूट में -1, आयोटा स्क्वायर का मान हो गया -1। आयोटा क्यू देखते हैं। अगर हमारे पास आयोटा क्यू लिखा होगा इसका मतलब हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और गुणे आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना है -1 और गुणे आयोटा, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है ना। आयोटा क्यू बराबर माइनस आयोटा, याद रखिएगा। और यहाँ से अगर आयोटा का पावर 4 देखा जाए तो वो हो जाता है आयोटा स्क्वायर और गुणे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 और गुणे आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, इसका मतलब हो जाएगा +1। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। ये देखिए आयोटा के पावर 4 होगा, इसका मतलब होता है 1। आयोटा सिर्फ आयोटा है, इसका मतलब रूट में -1। आयोटा स्क्वायर है, इसका मतलब -1। आयोटा क्यू है, इसका मतलब माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 4 है, इसका मतलब 1, ठीक है ना। अगर हमारे पास कहीं ऐसा लिखा रहता है, अगर आपसे पूछे कि इसका मान बताइए किसका, आयोटा का पावर 6 इसका मान कितना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 4 के पावर में तोड़ना है। किसके 4 के पावर में तोड़ना है, उसके बाद से और हमें आगे की प्रोसेस करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से आयोटा का पावर 4 और गुणे आयोटा स्क्वायर। आयोटा का पावर 4 का मतलब होता है 1, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 और इस प्रकार ये हो जाएगा -1। तो आयोटा का पावर 6 का जगह पर क्या लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। अगर आपके पास आए आयोटा का पावर कितना 9, यहाँ देखिए
अगर आपसे ये पूछता है आयोटा के पावर 9, तो हमें इसको क्या करना है, आयोटा का पावर 4 और गुणित 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, आयोटा का पावर 4 और गुणित 2, इसका मतलब 4 दूना 8, m ए के पावर n हो तो ए के पावर mn हो जाता है, तो इसका मतलब आयोटा का पावर 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, 8 हो गया। अब एक आयोटा बचा हुआ है, आयोटा का पावर 4 का मतलब कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1, और 1 का गुणा आयोटा में करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा आयोटा, ठीक है ना। या चाहे तो हम आयोटा लिख सकते हैं, या आयोटा का मान कितना होता है -1, ये भी लिख सकते हैं। चूँकि काल्पनिक मानों को इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता है, रूट के अंदर मतलब नहीं लिखा जाता है। अब ये आपका काल्पनिक नंबर हो गया। अब काल्पनिक नंबर को बार बार आप ये दर्शाएं कि ये काल्पनिक है तो ये खराब हो जाता है, इसलिए काल्पनिक संख्याओं को दर्शाने के लिए आयोटा का इस्तेमाल किया जाता है। रूट में -1 की जगह पर हम लिख सकते हैं सिर्फ आयोटा, ठीक है। अगर इस प्रकार आपको तोड़ा जाए, कहा जाए कि आयोटा का पावर, आपसे ये कहा जाता है इस बार कि आयोटा का पावर 256 है, इसका मान कितना होगा, तो सबसे पहले इसको आयोटा का पावर 4 में इसको कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद से इसको सॉल्व कीजिए। तो अगर हम देखा जाए तो हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 और के पावर क्या लिख सकते हैं 56, और ये है ना 4 छक्के 24, और 4 से इसमें जब भाग देंगे तो 4 छक्के 24 बचेगा, यहाँ है 1, यानी कि ये हो जाएगा 64 चौको 256। अब यहाँ आयोटा का पावर 4 आया है, जिसका मान कितना होता है, आयोटा का पावर 4 का मान 1 होता है, और 1 के पावर 64, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार आयोटा का पावर कोई भी नंबर्स हो आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने क्रमिक संख्या में ये देखा कि जो क्रमिक संख्या होती है वो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण होता है, जहां आपका ए होता है यानी कि इसका जो प्रथम भाग होगा वो आपकी वास्तविक संख्या है, आई के साथ जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे वो हमेशा काल्पनिक संख्याएं लिखे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हमने ये देखा कि काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं उनको दर्शाने के लिए आयोटा का इस्तेमाल होता है, जहां आयोटा बराबर होता है रूट में -1 यानी कि काल्पनिक संख्या। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है आपका -1, उसमें आयोटा का बराबर होता है रूट में -1, लेकिन आयोटा का बराबर होता है सिर्फ -1। आयोटा स्क्वायर के बराबर आयोटा क्यूब के बराबर होता है माइनस आयोटा, सिर्फ आयोटा कितना होता है, सिर्फ आयोटा होता है, आयोटा क्यूब बराबर सिर्फ आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 यानी कि आई के पावर 4 हो, इसके जगह पर आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्रमिक संख्या के बारे में जो था मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। अब हम चलते हैं क्रमिक संख्या का संयुग्मी क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, क्रमिक संख्या का संयुग्मी, संयुग्मी क्या होता है। संयुग्मी, अगर हमें क्रमिक संख्या का संयुग्मी ज्ञात करना हो, संयुग्मी का मतलब ये होगा कि आपके पास कोई भी एक क्रमिक संख्या दी गई होगी और उससे कहा जाएगा कि इसका संयुग्मी ज्ञात कीजिए। तो संयुग्मी का मतलब ये होता है कि जो बीच का साइन है, क्या बीच का साइन ए के बाद यानी कि वास्तविक संख्याओं के बाद जो साइन होता है, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के बीच का जो साइन होता है, ये भी बोल सकते हैं, वो साइन बस बदल जाता है, यही इसका संयुग्मी कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, संयुग्मी को हमेशा z mod ऑफ z यानी कि हम कह सकते हैं z बार से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपके पास z लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्रमिक संख्या है, z बार लिखा गया है, इसका मतलब वो इसके संयुग्मी की बात कर रहा है। तो संयुग्मी जो होता है वो हमेशा हो जाएगा, जो संख्या लिखा रहेगा वो तो रहेगा ही, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के बीच का जो आपके चिन्ह रहेंगे वो चिन्ह क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी संख्या का संयुग्मी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे किसी भी संख्या का संयुग्मी ज्ञात करना, तो यहाँ देखिए, अगर मेरे पास मैं यहाँ पर एक क्रमिक संख्या लिख रहा हूँ, z बराबर 3 + 4i, सिंपल है, सिंपल है। अब मैं इसका संयुग्मी ज्ञात करना चाहता हूं, तो इसका जो संयुग्मी होगा उस संयुग्मी को हम z बार से प्रदर्शित करेंगे और वो हो जाएगा 3 - 4i। सिंपल है, कर सकते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूं, इक्वेशन 2 इसको देता हूं, तो यहाँ से जो चीज़ें जानने योग्य है वो आप जान लीजिए। किसी भी क्रमिक संख्या और उसके संयुग्मी का योगफल क्या होता है, किसी भी क्रमिक संख्या और उसके संयुग्मी का ऋणात्मक घटाने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा z + z बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4i से ये -4i + 4i कट के 0 हो जाएगा, 3 और 3 6 बचेगा, और 6 जो है वो आपकी वास्तविक संख्या बच जाएगी, ठीक है ना, वास्तविक संख्या बचेगी। यहाँ से आप देख लिए, इसका मतलब अगर हम इसको जोड़ें, किसको जोड़ें, 1 मिनट, हाँ, अगर हम इसके क्रमिक संख्या और इसके संयुग्मी को जोड़ें यानी कि z +
जेड बार, तो हमेशा आता है जो इसकी वास्तविक संख्या रहती है ए और ए, ये हो जाएगा आपका 2a के बराबर आता है। अगर इनमें समिश्र संख्या और इसके संयुग्मी को यहाँ से अगर घटाते हैं तो हमारे पास जो संख्याएं आती है वो आती है आपका 2b के बराबर आती है। यानी कि ये जो 2b आएगा वो आपकी काल्पनिक संख्याओं के बराबर आएगा, ठीक है ना। यानी कि b और b जुड़ जाएगा, i और i ये आपका क्या होगा, i हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अगर हम इसके संयुग्मी और समिश्र संख्या को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4i, और यहाँ से जब घटाएंगे तो -3 + 4i ये होगा, ये कट जाएगा और यहाँ से बच जाएगा आपका 4i 8i बच जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 8i, इसका मतलब 4 और 4 को जोड़ा गया है और आपका i यहाँ से आ गया है। इस प्रकार b और b को जोड़ा जाएगा 2b और ये आपका i यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो समझने वाली चीज़ थे संयुग्मी क्या होता है, तो संयुग्मी कुछ नहीं होता है, समिश्र संख्या में वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का जो बीच का साइन होता है, ऑपरेटर होता है, उसी का चिन्ह बदल जाते हैं और वो संयुग्मी हो जाते हैं, ठीक है ना। संयुग्मी को हमेशा जेड बार से दर्शाया जाता है। संयुग्मी और समिश्र संख्याओं का जो योगफल होता है वो हमेशा वास्तविक संख्याओं का दोगुना होता है। ये आपका दोगुना है ना, ए और ए का दोगुना 2a। क्या होता है, समिश्र संख्या और उसके संयुग्मी का जो साइन नेगेटिव हो, यानी कि घटाने पर वो साइन जो होता है वो आपकी काल्पनिक संख्याओं का दोगुना होता है। ये आपकी काल्पनिक संख्या b है और b है, इसका दोगुना 2b हो जाएगा, ठीक है ना। i लिखा गया है आगे, इसका मतलब ये काल्पनिक संख्याएं होंगी, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ इतना था, समिश्र संख्या और इसके संयुग्मी का क्या अंतर है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा समिश्र संख्या का मापांक देख लेते हैं कि इसका मापांक क्या होता है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। का मापांक अब हम देख रहे हैं। चलिए मापांक देख लेते हैं। मापांक का मतलब होता है कि जो आपकी जो समिश्र संख्या होगी उसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी होगी। मॉडुलस के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ कि इसमें क्लास 11 में जो हम लोग फलन के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर मापांक फलन था, यानी कि मॉडुलस फलन था, उसके भी बारे में मैं आपको अच्छे से बताया हूँ। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, एक समिश्र संख्या है z, और वो z में क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी और एक काल्पनिक संख्या होगी। जो भी आपकी काल्पनिक संख्या होगी उसके आगे आयोटा जरूर लिखा होगा। आप किसी भी चीज़ को देखकर बता सकते हैं इसका वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है। बस ये देखना है कि i किसके आगे पीछे लगा हुआ है, वो संख्या आपकी काल्पनिक संख्या हो जाएगी, और जिसके आगे नहीं लिखा होगा वो आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो ये एक समिश्र संख्या है, हमें इसका मापांक ज्ञात करना है। मापांक के मतलब इसका मॉडुलस वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए, मॉडुलस वैल्यू जो होता है वो होता है आपकी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है, ठीक है ना। किसमें, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के वर्गों का योगफल, और ये रूट के अंदर होता है। ये देखिए, जैसे अगर हम इसका मापांक ज्ञात करना चाहें कि इसका हमारा मापांक कितना होगा, तो मापांक हो जाएगा जेड बार, ठीक है ना, इक्वल टू ये होता है रूट के अंदर वास्तविक संख्याएं और प्लस काल्पनिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है, ठीक है ना। मापांक, कोणांक, ये सब क्या होते हैं बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा फिगर के द्वारा कि मापांक कहते किसे हैं, कोणांक कहते किसे हैं, ठीक है ना। अब इतना समझिए, सिर्फ समिश्र संख्या का अगर मापांक पूछा है, इसका मतलब समिश्र संख्या का क्या पूछ रहा है, आपका मॉडुलस वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। और मॉडुलस वैल्यू इसका मतलब वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, और वो आपके रूट के अंदर ये होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया जाए तो यहाँ से समझने वाली चीज़ है। जैसे एक समिश्र संख्या दी गई है, यहाँ से i क्या है 1 + 2i ये दी गई है। अगर हमें इसे मापांक ज्ञात करना है, इसका मतलब मॉड ऑफ जेड का, और ये होता है वास्तविक संख्या जो आपका 1 है और काल्पनिक संख्या के वर्गों का योगफल जो आपका काल्पनिक संख्या 2 है और इसका वर्गों का योगफल। इस प्रकार मॉड जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब हो जाएगा रूट में 5, ठीक है ना। तो आप किसी भी समिश्र संख्या का मापांक ज्ञात कर सकते हैं। तो मापांक में सिर्फ इतना ही सीखना था। अब हम चलते हैं इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, ये आपका मापांक था। मापांक को हमेशा मॉड ऑफ जेड से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और लेकिन रूट के अंदर, ठीक है। ओके, चलिए अब हम समिश्र संख्या का प्रतिलोम थोड़ा सा पढ़ लें। क्या होता है, प्रतिलोम के बारे में बात कर रहे हैं। प्रतिलोम बहुत आसान है। प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी संख्या का अगर हमें प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे। प्रतिलोम का मतलब होता है उस संख्या का इनवर्स। जैसे
अगर आपके पास एक सम्मिश्र संख्या दी गई है z है, जो आपका है a प्लस आई बी, ये आपका एक सम्मिश्र संख्या है। हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम का मतलब z इनवर्स, इसका प्रतिलोम z इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगर हमें इसे क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम, इसका मतलब हमें z इनवर्स का मान ज्ञात करना है। इनवर्स का मतलब z के पावर -1, और इनवर्स ज्ञात करना है, इसका मतलब किसी भी संख्या को अगर हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है z का, इसका मतलब 1/z कर लीजिए, इसका प्रतिलोम आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/z हो जाएगा इसका प्रतिलोम। अब यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 1/z की जगह पर क्या है, a प्लस आई बी है, ठीक है ना। हर में कभी भी क्या, ये आपका हर है ना, परिमेय संख्या का फॉर्म बन गई है, ये आपका हर है। हर में कभी भी सम्मिश्र संख्या को नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। हर में कभी भी अगर संख्याएं परिमेय संख्या के फॉर्म में है, अंश और हर के फॉर्म में है, तो हर में कभी भी सम्मिश्र संख्या को नहीं लिखा जा सकता है। नहीं लिखा जाता है मतलब उसको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो प्रतिलोम होंगे, इसके प्रतिलोम, इसके जो संयुग्मी जो होंगे a प्लस आई बी का, उससे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो इसके जो संयुग्मी हो जाएंगे वो क्या होंगे, a माइनस आई बी, और क्या होगा, a माइनस आई बी। अब यहाँ देखिए, ये ऊपर हो जाएगा a माइनस आई बी, और नीचे जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से a, यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इस प्रकार मतलब a का 1 में गुणा होगा a स्क्वायर हो जाएगा, b में b का गुणा होगा b स्क्वायर हो जाएगा, i का i में गुणा होगा क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका मतलब बीच में माइनस आएगा, और आई स्क्वायर का भी गुणा कितना होता है, -1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, इसका मतलब माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हमें प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो सिर्फ क्वेश्चंस देखकर आप प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। आप कहेंगे क्वेश्चंस देखकर कैसे प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, सिंपल है। यहाँ देखिए, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हमें किसी भी सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम ज्ञात करना है, वो होता है a माइनस ए बी, a माइनस आई बी अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ समझ कह सकते हैं, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो मैं यहाँ से मान लीजिए एक सम्मिश्र संख्या लिख रहा हूँ 2 + 3i, ठीक है ना। हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ से z इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से क्या है, वास्तविक संख्या लेंगे। क्या है आपका वास्तविक संख्या, 2/रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, ठीक है ना, 13, ओके। उसके बाद से क्या करेंगे, प्लस ये आपका i, और b की जगह पर क्या है 3, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही संख्या आ जाएगी 13। सिंपल है, कर सकते हैं ना। यहाँ देखिए, हम इसको क्या इधर लिख सकते हैं, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, फिर माइनस आई b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, z था, z इनवर्स, हमने इसका प्रतिलोम ज्ञात किया। प्रतिलोम क्या आया, a/, यानी कि वास्तविक संख्या अपान वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के वर्गों का योगफल, प्लस, और क्या होता है, सॉरी ये आपका क्या होता है, माइनस होता है ना, ये आपका माइनस होता है ना, माइनस होता है, ठीक है ना, माइनस b/b यानी कि काल्पनिक संख्या अपान वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के वर्गों का योगफल, सॉरी ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी संख्या का प्रतिलोम ज्ञात करना हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ें और, अगर मान लीजिए ये है आपका, यहाँ अगर प्लस होगा बीच में आपका, अगर आप सम्मिश्र संख्या ले रहे हैं बीच में प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, बीच में माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। अब आप कहेंगे कैसे, यहाँ देखिए, अगर ये माइनस है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए ये प्लस की जगह पर माइनस है तो क्या होता है, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका अगर हमें क्या प्रतिलोम ज्ञात करना होगा तो प्रतिलोम हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक मैं डिटेल से करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो जाएगा 1/z हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए 1/z की जगह पर क्या है, 2 - 3i है। ये क्या है, हर में क्या होगा, सम्मिश्र संख्या आ गया। जब हर में सम्मिश्र संख्या आ जाए तो हमें क्या करना है, इसके संयुग्मी में ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो इसका संयुग्मी हो जाएगा 2 + 3i, और ये हो जाएगा 2 + 3i। ऊपर बच जाएगा 2 + 3i, और नीचे बच जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब 13 बच जाएगा। आई का गुणा आई में होगा, आई स्क्वायर की जगह पर -1 होता है, और यहाँ a + b a - b है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर की जगह पर माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है ना। ये आप यहाँ से भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और माइनस
3 तरीका 9 और i का स्क्वायर का मतलब i स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका 9i स्क्वायर ये है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 + 3i अपान 4, i स्क्वायर के जगह पर -1 यानी कि हम लिख सकते हैं -9, या ये भी लिख सकते हैं 2 + 3i अपान 9 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 13। अगर हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से 2 अपान 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका मतलब 9 और 4 13, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ माइनस है ना, अब हम यहाँ पर प्लस करेंगे और i b का मान कितना है 3 और अपान रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब 13। तो प्रतिलोम आपको ये देखना है क्या कि सबसे पहले सर्मित संख्या वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के बीच का जो ऑपरेटर है वो प्लस है, तो यहाँ से इसका प्रतिलोम में बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। सिंपल है, हमें इसमें इतना ही करना है। तो इसका प्रतिलोम आप समझ गए। थोड़ा सा हम गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा यही सही है। चलिए, हमेशा प्रतिलोम में आप e और b के पदों में ज्ञात करेंगे, ऐसे उसको संयुक्त में नहीं तो रखना है, हमेशा e और b के पदों में ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। हमें इसमें क्या करना है, 11, 12 और 13 में गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम का है या सिर्फ प्रतिलोम का है, दोनों का मान समान है। कैसे ज्ञात करता है मैंने आपको बता दिया है, प्रतिलोम को ज्ञात करने के विधि, ठीक है ना। तो प्रतिलोम यानी कि हमें इसमें z दिया है, z इनवर्स ज्ञात करना है, जिसका मान होता है 1/z के बराबर होता है, यानी कि 1/z के जगह पर क्या है, रूट में 5 + 3i है। हम इसमें क्या करते हैं, इसके संयुग्मी में ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका सर्मित संख्या है वो आपके हर में नहीं लिखा जाता है, इसलिए। तो ये आपका रूट में 5 और माइनस रूट में 3i, और ये आपका रूट में 5 और -3i, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए, जब भी आपका a + ib और a - ib हो और उन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हमेशा a² + b स्क्वायर, यानी कि वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या का स्क्वायर कीजिए प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर कीजिए। तो ऊपर तो बच जाएगा आपका यही रूट में 5 और -3i, नीचे क्या बचेगा, रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या में रूट 5 बच जाएगा आपका 5, और नीचे बच जाएगा आपका प्लस 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, यानी कि ये बचेगा आपका रूट में 5/14, और ये बच जाएगा -i और 3/9×5=14, और ये आपका इसका प्रतिलोम ज्ञात हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इसका ज्ञात करना है z बराबर -i, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, z इनवर्स ज्ञात करना है, तो जिसका मान होता है 1/z, और ये हो जाएगा 1/z की जगह पर क्या है, -i है, ठीक है ना। अब इसका संयुग्मी क्या हो जाता है, +i से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। ऊपर हो जाएगा आपका i, नीचे हो जाएगा i का i में करेंगे i स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है तो i अपान, ये देखिए i स्क्वायर का जगह पर -1, माइनस से गुणा होगा +1, ये हो जाएगा। अतः अगर हमें a + ib के रूप में अगर इसे लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 0 + ib, ठीक है ना। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका प्रतिलोम अगर हम ज्ञात करना चाहें तो प्रतिलोम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए z बराबर 4 - 3i है। अगर हम इसमें क्या करना चाहें, इसका प्रतिलोम यानी कि z इनवर्स ज्ञात करना चाहें, जिसका मान होता है 1/z होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/z की जगह पर क्या है, 4 - 3i है। हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसके संयुग्मी में अंश और हर में गुणा कर दीजिए। संयुग्मी के मतलब 4 + 3i, और इसमें भी अपान 4 + 3i, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 + 3i, और नीचे क्या हो जाएगा a² + b स्क्वायर, 4 का 4 में कितना हो जाएगा 16, और प्लस 3 का 3 में कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार लिख सकते हैं 4/16 9 25, और यहाँ से प्लस i, और ऊपर 3/16 9 25, और यह इसका प्रतिलोम z इनवर्स हो जाएगा, और यही आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार इसको आप आसानी से और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर आगे है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा है, इसमें कहा है इसे a + ib के रूप में लिखना है, ठीक है ना। हम इसको a + ib के रूप में लिखना है। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस में से कुछ ही क्वेश्चंस हम लोग लिखे हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं, और हम इसमें इतना मतलब 6-7 क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, सिंपल है, ठीक है ना। तो इसको मैं समझा रहा हूँ कि इसे a + ib के रूप में किस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ देखिए
तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है, यानी कि 5f और कोष्टक में दिया है -3/5i। तो हर और अंश में क्या है यहाँ से देख सकते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा i, ये आपका बच जाएगा i और ये बच जाएगा -3i। i से i में गुणा होगा तो ये हो जाएगा i² और यहाँ से बचा है -3। इसका मतलब ये हो जाएगा i² का मान -1 होता है तो -3 और ये हो जाएगा -1, तो ये इसका मान हो जाएगा पूरा का पूरा 3 आंसर हो जाएगा। अगर हमें a + ib के रूप में लिखना है, इसका मतलब a + ib, इसका a + ib फॉर्म, इसका वास्तविक मान a जो होता है वास्तविक मान होता है, i और b जो होता है काल्पनिक मान होता है। b यानी कि काल्पनिक मान तो कुछ आया नहीं है, सिर्फ वास्तविक मान आया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 0b, ऐसे भी लिख सकते हैं या सिर्फ 3 लिख सकते हैं, और सॉरी b नहीं i लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 + 0i भी लिख सकते हैं या चाहें तो आप सिर्फ 3 लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर ये है और हमें इसमें क्या करना है, इसका a + ib के रूप में लिखना है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। i के पावर कितना है, 39 है। मैंने आपसे कहा है जब भी आपसे पूछा जाए i के पावर -39 हो, कुछ भी हो, हमेशा इसको 4 के पावर में तोड़ना है, ठीक है ना। तो अगर हम इसे कर सकते हैं तो लिख सकते हैं i के पावर 4 और 4 के पावर कितना लिख सकते हैं, 4 9 36, 4 9 के 40, 9 लिख सकते हैं। कितना हुआ 36 हुआ ना, बचा आपका कितना 3 बचा, तो और गुणा i के पावर -3 ये लिखा जा सकता है। सिंपल है, कर सकते हैं ना। तो और कितना हो जाएगा यहाँ 9 चौको 36 और 4 9 36, हाँ इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। i के पावर 4 के पावर -9 लिख सकते हैं और गुणा i के पावर -3 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए i के पावर 4, इसका मतलब कितना, आयोटा का पावर 4 हो तो इसका मान होता है 1, और 1 के पावर -9 है। जब 1 के पावर -9 है इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आयोटा का पावर q, आयोटा का पावर q हो तो उसका मान होता है -1, ऊपर क्या है -1, ठीक है ना। इसका मतलब -1 और -1 मिलकर +1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका -1, ठीक है ना। तो इसका मान कितना आया 1। ओह सॉरी, आयोटा क्यू का मान कितना होता है, आयोटा क्यू का मान होता है आयोटा ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ से आपके पास माइनस लगा है, इसका मतलब माइनस आयोटा होगा, ठीक है ना। इसका मान हो जाएगा माइनस आयोटा, ओके, प्लस आयोटा होगा ना। आयोटा क्यू का मान होता है माइनस आयोटा, ठीक है ना। आगे ऊपर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस आयोटा, और इसका मान हो जाएगा -i। तो हमें इसको अगर a + ib के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं आयोटा, यानी कि यहाँ पर कोई वास्तविक मान आया नहीं है, 0 आया है, प्लस b की जगह पर कितना आया है -आयोटा, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये + ib के रूप में आप इसे ऐसे कर सकते हैं। ये आपका दूसरा है। हमें इसे करना है, आयोटा का पावर कितना है 9 है, तो हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 और k पावर 2, कितना हुआ 4 9 8 और इनटू आयोटा, प्लस आयोटा का पावर ये हो जाएगा 4 और 4 के पास हो जाएगा 4, 4 के पास 4, कितना होगा 16, और बच्चा आपका 3 आयोटा, 3 चाहिए तो आयोटा का पावर q। तो यहाँ से आयोटा का पावर 4 का मतलब होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, और ये हो जाएगा आपका आयोटा। आयोटा का पावर 4 का मतलब होता है 1, 1 के पावर 4, इसका मतलब 1, और ये बचेगा आयोटा क्यू। आयोटा क्यू का मान कितना होता है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा, इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप देखेंगे a + ib का मान, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। ना ही आपका वास्तविक संख्या कोई आया, ना ही आपकी काल्पनिक संख्या का मान कुछ आया है। आयोटा का फॉर्म में होता तो हम कह सकते हैं काल्पनिक मान आयोटा का फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ आया नहीं है तो इसका मान हो जाएगा 0। इसको देखिए, जब आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 त्रिका 21 आयोटा, प्लस ये हो जाएगा 7 आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा का आयोटा स्क्वायर और 7 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। 7 आयोटा स्क्वायर का मान हो जाएगा -1, ठीक है। आयोटा ये देखिए 7 त्रिका 21 आयोटा, और ये हो जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आप समझ नहीं आ रहा है तो ये देखिए, ये हो जाएगा 7 आयोटा, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर और 7 का गुणा करेंगे 7, और ये हो जाएगा -21 में से 7 जाएगा, बचेगा आपका 14, और ये हो जाएगा 21 और 7 28 आयोटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार a + b के रूप में आप लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। सिंपल है, कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1 - आयोटा का पावर 4 है, तो अब आयोटा का पावर 4 है, 1 मिनट, 1 - आयोटा के पावर 4 है, ठीक है ना, ये इसके पावर 4 है, ठीक है, ओके। हम इसे कैसे करेंगे, क्या आपको a - b का पावर 4 है, फार्मूला याद है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं याद है तो हमें इसे को कैसे करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 - आयोटा का होल स्क्वायर और पूरे का पावर
होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले बीच वाला जो अंदर वाला है कोष्टक के अंदर होल स्क्वायर है उसको तोड़ लेते हैं। तो इसका मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है ना, 2 आयोटा, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए 1 आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 और यहाँ से -2 आयोटा और पूरे क्या होल स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कितना -2 आयोटा और इसका क्या है स्क्वायर है। -2 का हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो इसके जगह पर क्या आएगा आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो ये क्या होगा -4 हो जाएगा। तो ये प्लस IB के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 0 आयोटा। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा का मान कुछ आया ही नहीं है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम ये क्या है, अगर a माइनस बी का होल क्यूब याद है या a प्लस बी का होल क्यूब याद है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे करेंगे कैसे, यहाँ देखिए इसको आप कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी जो भी आपको याद हो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अगर हम e माइनस बी के हिसाब से देखें तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, यही होता है ना। चलिए तो a क्यूब कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8 और a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा, ये माइनस बी क्यूब हो जाएगा आपका माइनस बी क्यूब की जगह पर 1/3 का क्यूब हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा आयोटा क्यूब -3ab। 3a की जगह पर कितना है -2 और b की जगह पर कितना है -1/3i। और कोष्टक में क्या होता है, कोष्टक में a प्लस बी होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, तो -2 और -1/3 और आयोटा होता है। a प्लस बी होता है तो बीच में प्लस मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे साइन जो है वो आपका माइनस का ही है। ओके, यहाँ देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा -8 और ये देखिए आयोटा क्यूब का मान कितना होता है माइनस आयोटा होता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/27 आयोटा। और ये देखिए यहाँ से देखिए माइनस का गुणा माइनस में, ये आपका माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस, ये 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2 आयोटा, 2 आयोटा, ठीक है। और यहाँ से कोष्टक में क्या बच जाएगा 3 दूना 6, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दूना 6 -6 और माइनस आयोटा और पूरे के भागे 3, सिंपल है। अब इसका गुणा आप अंदर करा दीजिए तो ये हो जाएगा -8 भागे 1/27 और ये आयोटा माइनस, अब ये देखिए 2i का गुणा मैं अंदर करा रहा हूँ तो ये कोष्टक के अंदर हो जाएगा 6 दूना 12 i, ठीक है ना, और माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस में 2i स्क्वायर, आयोटा का गुणा आयोटा में करेंगे आयोटा स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 और पूरे का भागा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। जब माइनस का गुणा माइनस अंदर कोष्टक के अंदर जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। या एक काम करते हैं ना, ये आपका था ये आपका माइनस था, ऐसा हो जाएगा ना, सिंपल है। अब इसको आपको क्या करना है, ब्रेक कर दीजिए, चाहे तो आप ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए सिंपल है, क्या सिंपल है, यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं -8 प्लस 1/27 आयोटा और यहाँ से हो जाएगा माइनस, ये आपका 2 आयोटा अपान 3 और ये हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ वास्तविक जो संख्या है वास्तविक संख्या से काल्पनिक संख्या से जोड़ दीजिए, जो भी है घटाने जोड़ने का आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए जब -8 और -2/3 कितना हो जाएगा, 8 तरीका 24 और 24 2 26, यानी कि हो जाएगा -26/3, ये हो जाएगा। काल्पनिक संख्या से काल्पनिक संख्या घटाएंगे, ये देखिए 1/7 और 2/3, 9 से गुणा करेंगे ये आपका 27 बन जाएगा, 9 से ऊपर भी गुणा करेंगे 18 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस समान, तो 1 - 18 कितना हो जाएगा -17, ठीक है ना। और पूरे के भागे 27 और ये आपका आयोटा, तो a प्लस बी के फॉर्म में आप इसे आसानी से दर्शा सकते हैं। a का मान कितना आएगा, ये आएगा -26/33 और आयोटा यानी कि b काल्पनिक संख्या कितना आएगा -70/27। ओके, इस प्रकार इसको आप दर्शा, हमें इसको क्या करना है a प्लस IB के रूप में व्यक्त करना है। करिए, चलिए करते हैं इसको। यहाँ देखिए सिंपल जैसा सॉल्व करना है कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आयोटा है, वास्तविक काल्पनिक संख्या है तो आयोटा का गुणा आयोटा में होगा, आयोटा स्क्वायर होगा जिसका मान होता है -1, तो a स्क्वायर जहाँ माइनस बी स्क्वायर था बीच में आपका माइनस था वो आपका माइनस प्लस हो जाएगा। तो वास्तव में जबकि आपका a प्लस IB हो a माइनस IB हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए
तो इसका मान जब हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस रूट में 5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए रूट में 3 है प्लस 2i और माइनस का गुणा जब कोष्ठक के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, जो माइनस वाला प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो रूट में 3i से ये तो कट जाएगा, बचेगा 2i प्लस कितना 2i प्लस i रूट 2 है, एक मिनट, i रूट 2 है, रूट में 2i, ठीक है ना, रूट में 3 प्लस ये आपका रूट में 2 था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रूट में 2 कितना हो जाएगा आपका 2 रूट में 2i हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए ये बच जाएगा ना, एक मिनट, हाँ i रूट 2 ये बच जाएगा। ये क्या है, नीचे काल्पनिक संख्या है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो इसके संयुग्मी से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 रूट में 2i या -2 रूट में 2i। ठीक है, या हम चाहें तो इसमें सिर्फ ऊपर नीचे 2 रूट 2i से भी गुणा कर सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है ना, तो आप इससे भी गुणा करेंगे बात तो सेम ही आएगा ना, बात तो सेम ही आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 5 14 और ये आपका 2 रूट में 2i और नीचे क्या बच जाएगा यहाँ से आपका 2 और 2 × 4 और रूट में 2 से रूट में 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 2, तो 4 दूना 8, लेकिन यहाँ पर i है तो 8 रूट क्या हो जाएगा 8, 2 दूना 4 और रूट में 2 से गुणा रूट में 2 हुआ, कितना होगा 2 होगा, तो 4 दूना 8 और ये आपका i बच गया। ठीक है, ओके। नहीं, ये आई स्क्वायर होगा ना, और आई स्क्वायर का जगह पर -1 होता है तो ये आपका हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 14 28 और रूट में 2i और पूरे का भागा कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये काट सकते हैं तो 4 और ये काट सकते हैं तो 14, या ये काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 7 और ये काट सकते हैं तो हो जाएगा 2। इस प्रकार इसे हम लोग a प्लस iv के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये वास्तविक संख्या का मान 0 हो जाएगा और काल्पनिक संख्या का मान यहाँ पर i 7 रूट में 2/2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसे प्रदर्शित करते हैं। सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। पढ़ेंगे हम लोग अगला इसका जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के साथ में।